गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का आरपी सीएस नर्सिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वही जो कल हम लोग बात कर रहे थे एबॉर्शन, उसी एबॉर्शन को आज हम आगे की ओर प्रोसीड कर रहे हैं। तो अभी हम लोग देखे थे कि एबॉर्शन क्या है। एबॉर्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर 22 वीक से पहले ही क्या किया जाता है, वायबल प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो जो वायबल प्रोडक्ट होता है वो कैपेबल नहीं होता है 22 वीक के बाद सर्वाइव करने के। तो इसलिए क्या किया जाता है कि उस वायबल प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। या तो वो अपने आप निकलता है या तो जानबूझ करके क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो वायबल प्रोडक्ट होता क्या है, यानी वही कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, वायबल प्रोडक्ट बोलते हैं। जहां पर हम लोग बात किए थे कि जो वायबल प्रोडक्ट है वह जो है क्या होता है, वायबल प्रोडक्ट जो होता है वो जो 22 वीक से पहले जो निकलता है वो वायबल प्रोडक्ट होता है। जनरली क्या होता है कि जो वायबल प्रोडक्ट होता है 22 वीक 23 वीक के आसपास जो है वो 500 ग्राम का हो जाता है। अगर वो 500 ग्राम या उससे कम होता है और वही वायबल प्रोडक्ट क्या होता है, बाहर की ओर निकलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एबॉर्शन बोलते हैं। क्योंकि ये जो एबॉर्शन होता है वो बाद में, अगर ये इसके पीछे का कुछ भी कारण हो सकता है। जनरली कल हम लोग बात कर चुके थे कि होने का कारण आपका एनाटॉमिकल डिफेक्ट हो सकता है, यानी कि जो यूट्रस है, यूट्रस दो यूट्रस में डिवाइड हो गया है, बीच में सेप्टम आ गया है, बाइकर्निएट यूट्रस हो गया है, क्रोमोसोमल एनॉमलीज हो चुकी है ना, यानी किसी भी तरह का ट्रांसलोकेशन हो गया है किसी क्रोमोसोमल एनॉमलीज का, या सर्विस का इनकम्पिटेंस हो जाना, यानी कि सर्विस जो होता है अच्छे से क्या नहीं हो पा रहा है, क्लोज नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है, जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इनकी गड़बड़ी होगी वो भी हो सकता है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो लोग अल्कोहल लेते हैं, उनमें भी जो है ज्यादा जो है अबॉर्शन देखने के लिए मिलता है। तो ये सब कुछ के बारे में जो है हम लोग कल के क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। इसके बाद हम लोग बात किए थे कि कुछ कुछ ऐसे भी कारण होता है और जो कि अलग अलग टाइप के आधार पर, क्लासिफिकेशन के आधार पर होता है। अगर हम सिंपल बात करें कि शुरू में हम लोग बात किए थे, एबॉर्शन जो है जनरली दो ही प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन और एक जो होता है वह होता है आपका इंड्यूस्ड एबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन को हम लोग नेचुरल एबॉर्शन के भी नाम से जानते थे। इंड्यूस्ड एबॉर्शन को हम लोग आर्टिफिशियल एबॉर्शन के भी नाम से जानते थे। इसके पीछे का रीजन ये होता है, आर्टिफिशियल एबॉर्शन मतलब वो अपने आप जो है कंसेप्शन प्रोडक्ट क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। इंड्यूस्ड मतलब ये होता है कि आप जानबूझ करके क्या करते हैं, कंसेप्शन प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। वही जो है इंड्यूस्ड वाला है, दो प्रकार में डिवाइड है, एक लीगल और एक लीगल। एक लीगल जो था, एक इलीगल था। यानी लीगल जो है जिसमें हम लोग एमटीपी पढ़ रहे थे, थोड़ा उसके एमटीपी में लोग बात किए थे कि शुरुआत में जो है 24 वीक से पहले अगर जो कंसेप्शन प्रोडक्ट है उसको बाहर की ओर निकाल देना है, क्या कहलाता है, एमटीपी कहलाता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहलाता है। इसके अलावा हम लोग कल बात और भी किए थे कि एक जो है आइसोलेटेड होता है, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन दो प्रकार के होते हैं। एक तो आइसोलेटेड होता था और दूसरा जो होता है वो रिकरेंट होता है। आइसोलेटेड मतलब कभी एक बार हुआ, रिकरेंट मतलब होता है बार बार हो रहा है, यानी 3 या 3 से ज्यादा बार एबॉर्शन एक कंसेक्यूटिव पीरियड में। कंसेक्यूटिव पीरियड मतलब क्या है, लगातार जो है इस तरह का देखने के लिए मिल रहा है, तो उसको ही हम लोग क्या बोलते थे, रिकरेंट बोलते थे। अगर एक बार होता है तो आइसोलेटेड बोलते थे। वही आइसोलेटेड और रिकरेंट इन द सेंस करने का मतलब क्या है कि जो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन को भी हम अलग अलग करके हम लोग क्या बात किए थे। एक होता था प्रीटेर्म एबॉर्शन, यानी प्रीटेर्म एबॉर्शन वो होता था, यहाँ पर एबॉर्शन की प्रक्रिया तो होती थी लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाती थी, जिसको कंट्रोल करना क्या होता है, मुश्किल होता था। इसके अलावा जो है हम लोग इनविटेबल पढ़े थे, यानी कि इस तरह का एबॉर्शन उस तरह की होती है। यहाँ पर एबॉर्शन वहां तक पहुंच गई होती है जिसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, दवा ववा से भी कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन प्रीटेंड को हम लोग क्या कर सकते हैं, दवा से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इनविटेबल को हम लोग दवा से कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके अलावा हम लोग बात की कंप्लीट में अगर कंसेप्शन प्रोडक्ट पूरी तरह से बाहर निकल जाता है तो उसको ही हम लोग बोलते थे कंप्लीट एबॉर्शन। अगर इनकम्प्लीट की बात करें तो आधा अंदर रहता था कंसेप्शन प्रोडक्ट, आधा बाहर निकलता था, उसको बोलते थे इनकम्प्लीट एबॉर्शन बोलते थे। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं मिस्ड एबॉर्शन, यानी कि जो कंसेप्शन प्रोडक्ट है यूट्रस के अंदर जो है एबॉर्ट होने के बाद भी जो है कुछ समय के लिए अंदर रिटेन हो जाता था, उसको हम लोग बाद में जब पता चलता था, जब साइन सिम्टम प्रेगनेंसी के सबसाइड होता था, तब पता चलता था कि मिस्ड एबॉर्शन, यानी कि इस तरह के जो एबॉर्शन हो चुके हैं उसको मिस्ड एबॉर्शन बोलते थे। उसके अलावा अगर हम बात करें लास्ट में हम लोग इसके अलावा हम लोग मिस्ड के बाद हम लोग बात किए थे मिस्ड अभी आज बात करना है, इसके अलावा रिकरेंट बात है। तो आइए हम लोग बात करते हैं मिस्ड एबॉर्शन से हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। जनरली अगर हम बात करें, हाँ यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है मिसकैरेज। अब मिसकैरेज लिखा हुआ तो मिसकैरेज मतलब होता क्या है, मिसकैरेज मतलब ये होता है क्या
कि अगर कंसेप्शन प्रोडक्ट अपने आप बाहर निकल रहा है समय पर, उसको ही हम लोग कहते हैं मिसकैरेज। अगर अपने आप निकल रहा है उसको मिसकैरेज बोलेंगे। अगर एबॉर्शन, देखिए एबॉर्शन क्या होता है, आप या तो करवा रहे हैं, मतलब करवा दे, मतलब कि उसको अबॉर्ट करवा रहे हैं, या अपने आप निकल रहा है। अगर वो अपने आप निकलता तो उसको हम लोग मिसकैरेज शब्द का यूज करते हैं, अपने आप बाहर निकल जाता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें मिस्ड एबॉर्शन के बारे में बात करते हैं। क्योंकि जो मिस्ड एबॉर्शन होता है, मिस्ड एबॉर्शन को साइलेंट एबॉर्शन के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे एबॉर्शन हो जाता है कुछ समय तक पता ही नहीं चल पाता है कि एबॉर्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। इसलिए इस एबॉर्शन को क्या बोलते हैं, मिस्ड एबॉर्शन के नाम से हम लोग जानते हैं, या तो इसको साइलेंट एबॉर्शन के भी नाम से हम लोग जानते हैं। तो देखिएगा, when the fetus is dead, अगर fetus dead है and retained inside the uterus, यूट्रस के अंदर जो है कुछ समय तक रिटेन है फॉर ए वेरिएबल पीरियड, कुछ समय तक वहीं पर जो है अबॉर्ट होने के बाद वहीं पर पड़ा हुआ है, इट इज कॉल्ड मिस्ड एबॉर्शन। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, मिस्ड एबॉर्शन बोलते हैं, या इसको साइलेंट मिसकैरेज के भी नाम से जानते हैं, या इसको हम अर्ली फीटल डेमिनिस के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि शुरू में ही ये क्या होता है, फीटस की अबॉर्ट हो गई रहती है लेकिन पता नहीं चल पाता है, कुछ समय के लिए वही रहती है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं फीटल डेमिनिस भी बोलते हैं। अगला देखिएगा, इसके अलावा अगर हम बात करें क्लिनिकल फीचर की, कि परसिस्टेंट ब्राउनिश वेजाइनल डिस्चार्ज, जो वेजाइनल डिस्चार्ज होगा वो ब्राउन कलर का होगा। इसके पीछे मतलब कि कह सकते हैं इन्फेक्टेड, एक तरह से इन्फेक्टेड ही होता है, क्योंकि कुछ समय तक क्या होता है, रिटेंड होता है। रिटेंड होने के चलते यहाँ पर जो है आपको ब्राउन टिश्यू अब बाहर दिखता है, वेजाइनल डिस्चार्ज दिखता है। इसके अलावा जो है सबसिडेंट ऑफ प्रेगनेंसी सिम्टम, यानी कि जो अगर बच्चा अंदर मर गया है, अगर वो है नहीं, यानी अबॉर्ट हो गया है, तो इसके मतलब ये हुआ सबसिडेंस, यानी खत्म हो जाता है। सबसिडेंस मतलब खत्म हो जाना, कौन सा, प्रेगनेंसी का सिम्टम ही पूरी तरह से क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। रेट्रोग्रेशन ऑफ द ब्रेस्ट चेंजेस, यानी कि जो ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट हुआ था, ब्रेस्ट में जो चेंजेस हुआ था, अब धीरे धीरे पहले की तरह क्या होना शुरू हो जाता है, आना शुरू हो जाता है। रेट्रोग्रेशन मतलब होता है पीछे की ओर मूव कर जाना, यानी पहले के सिम्टम पहले जैसे नॉर्मल था उस तरह में आना शुरू हो जाता है। इसका सीजेशन ऑफ द यूट्राइन ग्रोथ विच इज फैक्ट बिकम्स अ स्मॉल इनसाइड, कहने मतलब स्मॉलर इनसाइड, कहने का मतलब ये होता है कि जो फिटस था, जैसे फिटस के बढ़ रहा था तो फिर ये यूट्रस की साइज भी बढ़ रही थी, लेकिन जब फिटस मर चुका है तो अब जो क्या होता है कि अब यूट्रस की साइज भी बढ़ना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। यानी धीरे धीरे क्या हो जाता है कि यूट्राइन ग्रोथ जो है धीरे धीरे खत्म हो जाता है, क्योंकि अब तो बच्चा है ये नहीं है, बेबी है ये नहीं है, तो अबॉर्ट हो चुका है। तो जब उनकी साइज नहीं बढ़ेगी तो कहां से यूट्रस की साइज बढ़ पाएगी। या नॉन एडेबिलिटी ऑफ द फीटल हार्ट साउंड, यानी कि बच्चे की जो हार्ट साउंड जो हम एफएचए या एफएचआर हम लोग जो लेते थे, फीटल हार्ट रेट या फीटल हेल्थ साउंड जो हम लोग लेते थे, जो अब मिलना क्या हो जाता है, पूरी तरह से बंद हो जाता है। इवन विथ डॉपलर अल्ट्रासाउंड इट हैड बीन ऑडिबल बिफोर, यानी कि डॉपलर अल्ट्रासाउंड से पहले जब करते थे 10 वीक में, तो उस 10 वीक में, या अगर हम बात करें 20 वीक में भी करते थे, यानी कि अगर वहां पर हम लोग करते थे तो बच्चे की साउंड तो मिलती थी, हार्ट रेट तो मिलती थी, लेकिन अब जो है अब मिलना क्या हो चुका है, बंद हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए हम अगर हम बात करें ये डॉपलर अल्ट्रासाउंड हम 10 वीक के बाद हम लोग क्या करते हैं, सुन सकते हैं, या फिटोस्कोप से अगर बात करें इसका जो साउंड है 20 वीक के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। बट बेबी तो मर चुका है तो कहां से पता चल पाएगा। तो उसके अलावा सर्विक्स फॉर्म, जो सर्विक्स है वो धीरे धीरे सॉफ्ट फॉर्म, मतलब सॉफ्ट की फील होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अगर बच्चा था तो कंट्रैक्शन आता था तो वो हार्ड हार्ड मिलता था, लेकिन यहाँ पर सर्विक्स तो कैसा हो जाएगा, तो बच्चा है ही नहीं तो अब फॉर्म, यानी कि अब जो है धीरे धीरे सॉफ्ट मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी बिकम्स नेगेटिव, जैसे ही आपने इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट, जैसे कि आपने एचएससीजी का मॉनिटर किया था, चेक किया था, यूरिन का जांच किया था, इसके साथ साथ जो है आप ब्लड का जांच किया था, और उसमें आपने क्या देखा था, एचएससीजी का लेवल चेक किया था। अब वो एचएससीजी का लेवल भी क्या होता है, पूरी तरह से गिर जाएगा, अब दिखना शुरू बंद हो जाएगा, वो नेगेटिव रिजल्ट आपको बताना शुरू कर देगा। रियल टाइम अल्ट्रासोनोग्राफी रिवील्स एन infancy sac early in the pregnancy of the absence of the fetal motion or fetal cardiac movement, यानी कहने का मतलब क्या कि जो अल्ट्रासाउंड है वो बताएगा कि अब इसमें अंदर कुछ भी नहीं है, यानी पूरी तरह से जो है यूट्रस से खाली पड़ गई है, और साथ ही साथ जो है वहां पर बच्चे की जो है हार्ट रेट आपको सुनाई नहीं देगी, बच्चे की हलचल यानी बच्चे की मूवमेंट भी जो है सुनाई नहीं देगी, बच्चे की मूवमेंट भी प्रतीत नहीं होगी। इसके साथ साथ जो कंट्रैक्शन आ रहा था वो भी कंट्रैक्शन, जो पहले पेनलेस कंट्रैक्शन आ रहा था वो भी पेनलेस कंट्रैक्शन आना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसके अलावा बात करें कि अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या कॉम्प्लिकेशन, क्या जटिलता देखने को मिल सकता है। तो रिटेनिंग द प्रोडक्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम कैन लीड टू सेप्सिस, यानी सेप्सिस मतलब होता है इंफेक्शन। अगर ज्यादा समय तक अंदर यूट्रस के अंदर वो रिटेन प्रोडक्ट रहता है तो अब वो क्या करना शुरू कर देगा, इंफेक्शन करना शुरू कर देगा।
इसके अलावा DIC यानी डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन यानी डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन, ये की जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल के अंदर आपको क्या होना शुरू हो जाएगा, ब्लड का क्लोटिंग आपको जो है देखने के लिए मिल जाएगा। और लेकिन ये बहुत कम मात्रा में देखने के लिए मिलता है। गेस्टेशन एक्साइडिंग जनरली ये जो है वैसे ही 16 वीक बीतता है ना, तो उस कंडीशन में देखने के लिए मिलता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा रेयरली आपको जो है देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद देखिएगा मैनेजमेंट कैसे करेंगे। इफ द यूट्रस साइज इज लेस देन 12 वीक, अगर मान लीजिए यूट्रस की साइज 12 वीक से कम है, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि एबॉर्शन 12 वीक से पहले हो रहा है, यानी कि वेजाइनल इवैक्यूएशन कैन बी कैरिड आउट विदाउट डिले, जैसे बिना कुछ लेट किए हुए वेजाइना के रास्ते यूट्रस को पूरी तरह से क्या होता है इवैक्यूएट आउट कर देंगे, यानी कि पूरे अंदर के कंसेप्शन प्रोडक्ट है उसको क्या कर देना होता है, बाहर निकाल देना होता है। इसके अलावा दिस कैन बी डन इफेक्टिवली डन बाय सक्शन इवैक्यूएशन, और ये कैसे कर सकते हैं, सक्शन के माध्यम से कर सकते हैं, यानी कि वो जो है आपको एक तरह से पॉजिटिव प्रेशर जो है जनरेट करके क्या होता है अंदर के कंसेप्शन प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। और स्लो डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स बाय लैमिनारिया टेंट फॉलोड बाय डायलेटेशन। अब क्या होता है, अगर मान लीजिए कि जो वेजाइना डायलेट पूरी तरह से नहीं हो रहा है तो लैमिनेरिया टेंट का यूज करेंगे, और लैमिनेरिया टेंट या डायलेटर का यूज करके उसके साइज को बढ़ा देंगे, और उसके बाद डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन के माध्यम से क्या करना होता है, क्योंकि डायलेटेशन इवैक्यूएशन एक पेनफुल प्रक्रिया होता है, इसलिए पहले हम लोग क्या कर देना जनरल एनेस्थीसिया दे देना होता है, उसके बाद ही अंदर का कंटेंट को पूरी तरह से क्या करना होता है, बाहर निकालना होता है। उसके बाद द रिस्क ऑफ द डैमेज टू द यूट्राइन वॉल एंड ब्रिस्क एज ड्यूरिंग द ऑपरेशन शुड बी टेक इन माइंड। याद रहे कि जैसे ही आप क्या करते हैं डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन के माध्यम से उसको बाहर निकालते हैं तो यूट्रस की वॉल डैमेज होने का चांसेस ज्यादा होता है, क्योंकि आपने यूज किया क्यूरेटर का यूज किया, क्यूरेटर का अब जब आप कंसेप्शन प्रोडक्ट को क्यूरेट करके बाहर निकालेंगे तो चांसेस हो सकता है कि जहां पर कंसेप्शन प्रोडक्ट चिपका हुआ है वहां के वॉल भी क्या हो जाता है रप्चर होकर के, यानी वो भी क्या हो सकता है, वो ग्राफ होकर के बाहर निकल सकता है, वहां पर जो वॉल है वो क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। इसलिए इसके दौरान आपको क्या करना होता है, बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है कि इस तरह का चीजें न दिखने के लिए, क्योंकि अगर इस तरह का चीज दिखता है तो बहुत ज्यादा मात्रा में आपको क्या देखने के लिए, ब्लीडिंग देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा देखिएगा अब जो है इंडक्शन, इसके अलावा जो है अगर ऐसा नहीं होता है तो और क्या कर सकते हैं, इंडक्शन करा सकते हैं। इंडक्शन मतलब क्या है, जब जस्ट हम ऑपरेशन जो ऑपरेटिव डिलीवरी जब बात करेंगे तो उस कंडीशन में आपको उस समय बताएंगे कि क्या होता है इंडक्शन कर। इंडक्शन मतलब जानबूझकर क्या क्या करना होता है, डिलीवरी करवा देना होता है, या जानबूझकर क्या किया जाता है, उस चीजों को बाहर निकाल दिया जाता है। इसके लिए हमें क्या करना होता है, ऑक्सीटोसिन देते हैं, और इस जो है 10 से 20 यूनिट क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन देते हैं, और उसको कहां मिलाते हैं, किसमें 500 ml नॉर्मल सलाइन में क्या करते हैं, मिला देते हैं, और उसके बाद जो है 30 से लेकर के 30 ड्रॉप पर मिनट के आधार पर क्या करना होता है, वो चीजों को मतलब कि इन्फ्यूजन करना होता है, चलाना होता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो ऑक्सीटोसिन होता है कंट्रैक्शन लाना होता है, क्योंकि अंदर रिटेन भी तो प्रोडक्ट होगा, उसको क्या करना होता है, बाहर निकालना होता है। तो उसको बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और क्या कंट्रैक्शन को लाना पड़ेगा। तो कंट्रैक्शन को लाने के लिए हमें क्या ऑक्सीटोसिन देंगे, क्योंकि नेचुरल कंट्रैक्शन तो हो नहीं रहा है, पिट्यूटरी तो अच्छे से एक्ट कर नहीं रहा है कि पोस्टीरियर से आपको ऑक्सीटोसिन रिलीज हो, नहीं हो पाता। तो उस कंडीशन में आप आर्टिफिशियली ऑक्सीटोसिन देंगे। कैसे देंगे भाई, कि अब जो है 10 से 20 यूनिट जो है ऑक्सीटोसिन देंगे, और उसको क्या करना होता है, नॉर्मल सलाइन में उसको डाल करके उसको 30 ड्रॉप पर मिनट के बाद उसको क्या करना होता है, इन्फ्यूज करना होता है। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन दे सकते हैं। ये जनरली क्यों देंगे, ये जनरली जो है इफेक्टिव देन ये ऑक्सीटोसिन से ज्यादा ये इफेक्टिव होता है, क्योंकि ये जो है और क्या कहते हैं, वो रिपेयरिंग करने का भी क्या करता है, काम करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन भी ऑक्सीटोसिन के जैसे तो काम नहीं करता, लेकिन इसमें एक मेरिट चेंज होती है, रिपेयरिंग करने में क्या करता है, जो डैमेज जो वाल होगा उसको क्या करता है, वो रिपेयरिंग करता है और ब्लड का सर्कुलेशन को और आगे की ओर बढ़ाता है, जिसके चलते आपका कंट्रैक्शन भी आगे की ओर दिखता है। इसके अलावा जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन E1 है एनालॉग, देखिए प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग में उल्टा काम कराता है। ये क्या होता है, मीजोप्रोस्टोल दिया जाता है, जो कि 200 माइक्रोग्राम टैबलेट देते हैं हम लोग। इसको हम लोग डायरेक्टली जो है पोस्टीरियर वेजाइनल बॉडी फैब्रिक को हर एक 4-4 घंटा पर क्या करते हैं, वेजाइना के रास्ते, वेजाइना के ही रास्ते उसको क्या करते हैं, इस टैबलेट को डाल देते हैं, और कुछ समय के बाद वहीं से वो क्या हो जाता है, वो रिलीज हो जाता है, ऑब्जर्व हो जाता है। ठीक है, ये अभी हम लोग जो बात की वो पूरी की पूरी जो है हमारा था वो मिस्ड एबॉर्शन था। मिस्ड एबॉर्शन को साइलेंट एबॉर्शन बोले हैं, और इसलिए इसको साइलेंट एबॉर्शन बोले कि पता नहीं चल पाता है, यूट्रस के अंदर जो है एबॉर्शन तो हो गया होता है, लेकिन कुछ समय दिखता है, मैक्सिमम समय बात करते हैं तो 7 डेज के मानते हैं, तब उसके बाद क्या होता है ये पता चलता है। तो इसके लिए पूरी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आपको जो है दिखती नहीं। इसके अलावा अगर बात करें
तो आपको कॉम्प्लिकेशन के तौर पर ये भी हो सकता है कि अंदर का जो यूट्रस का वाल है वो भी क्या हो सकता है, रप्चर हो सकता है इवाकुएशन करते के दौरान। इसका बेस्ट ऑप्शन यही होता है डायलेटेशन एंड इवाकुएशन के माध्यम से। अगर डायलेटेशन अच्छे से नहीं है तो लेमिनेरिया टेंट या डायलेटर के माध्यम से हम क्या करते हैं, अंदर के कंसेशन प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। इसके अलावा अगर ये नहीं हो रहा है तो ऑक्सीटोसिन दे देते हैं, और ऑक्सीटोसिन को इंफ्यूजन के द्वारा हम लोग चलाते हैं, जो है 30 ड्रॉप पर मिनट के आधार पर चलाएंगे तो कंट्रक्शन आपको जो है देखने के लिए मिलता है। अगर ये भी इफेक्टिव नहीं तो प्रोस्टाग्लैंडिन चलाते हैं, वो जो रिपेयरिंग करने का भी क्या करता है, काम करता है, और हम इसी वे में हम लोग आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। तो ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेप्टिक एबॉर्शन, इसको ही हम लोग बोलते हैं साइलेंट एबॉर्शन। अगला है हमारा वो जो है उसको मिस्ड एबॉर्शन बोलते थे, अब हम लोग जो बात करेंगे उसको साइलेंट एबॉर्शन या मिस्ड एबॉर्शन बोलते थे। अब कभी कभी क्या होता है कि ये जो मिस्ड एबॉर्शन है, यूट्रस के बाहर नहीं निकाला गया समय से, तो धीरे धीरे इन्फेक्शन भी कर सकता है। तो इस इन्फेक्शन के कारण जो है सेप्टिक एबॉर्शन, एक और एबॉर्शन जो है आगे की ओर देखने के लिए मिल सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेप्टिक एबॉर्शन, यानी कि कोई इन्फेक्शन के कारण इसके पीछे कुछ भी, हमने कल आपको ऑलरेडी बताया था टॉर्च की इन्फेक्शन होगी, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, अदर में आपको सिफिलिस होता है, गोनोरिया होता है, एड्स होता है, एचआईवी होता है, आर मतलब रूबेला होता है, ओ मतलब POR, सी मतलब साइटोमेगालो वायरस होता है, और H मतलब होता है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस होता है। इसके चलते जो है एबॉर्शन भी आपको जो है देखने के लिए मिलता है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्टिक एबॉर्शन हम लोग बोलते हैं। तो आइए हम लोग सेप्टिक एबॉर्शन के बारे में हम लोग क्या करते हैं। सेप्टिक एबॉर्शन क्या है, एनी एबॉर्शन एसोसिएटेड विद क्लिनिकल एविडेंस ऑफ इंफेक्शन ऑफ द यूट्रस एंड इट्स कंटेंट, यानी कि यूट्रस के अंदर जो बेबी है उसमें किसी प्रकार का इंफेक्शन हो गया, यानी कंसेप्शन प्रोडक्ट है उसमें इंफेक्शन हो गया, या तो यूट्रस के अंदर किसी प्रकार का इंफेक्शन का एविडेंस हो सकता है, इसके भी चलते क्या होता है, सेप्टिक एबॉर्शन होता है। मोस्ट प्रोबेबली जो है आपका attempt and induced abortion by the untrained person without the use of aseptic precaution। कभी कभी होता क्या कि लोग क्या करते हैं, एबॉर्शन तो कराते हैं लेकिन सेप्टिक टेक्निक को मेंटेन नहीं कर सकते, एसेप्टिक टेक्निक को मेंटेन नहीं कर सकते। एसेप्टिक टेक्निक मतलब होता है इन्फेक्शन रहित प्रक्रिया, उसको मेंटेन नहीं करते, यानी कि वो न ग्लव्स लगाते हैं, न वो पूरे पीपीई किट लगाते हैं, बार बार क्या करते हैं, एबॉर्शन की प्रक्रिया के लिए अपने पूरे बॉडी को यूज करते हैं, मतलब अपने जैसे हैंड हो गया, फिंगर हो गया, उसको यूज करते हैं। तो इसके दौरान जो है इन्फेक्शन होने की चांसेस बहुत क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, इसलिए वो जो है आपको बहुत ज्यादा, आपको बात करें इन्फेक्टेड यानी सेप्टिक इन्फेक्शन होने का चांसेस ज्यादा होता है। अब हम लोग बात करते हैं क्लिनिकल फीचर, और आपको पता है कि जब भी इन्फेक्शन होता है तो हमारे अंदर इन्फेक्शन होगा तो इन्फ्लामेशन जरूर होता है, और इसके चलते जो है कुछ सिम्टम्स दिखते हैं, यानी कि फीवर दिखेगा, एब्डोमेन में पेन दिखेगा, वोमिटिंग दिखेगा, डायरिया दिखेगा, ये सभी चीजें जो है आपको देखने के लिए मिल सकता है। और उसके साथ साथ जो पल्स रेट होता है कंपनसेशन के चलते वो 100 से लेकर के 120 बीट्स पर मिनट आपको जो है देखने के लिए मिलेगा। और सिग्निफिकेंट फाइंडिंग जो इसमें ये दिखेगा कि पैरेक्सिया होने के चांसेस ज्यादा होगा, पैरेक्सिया मतलब फीवर होने के चांसेस ज्यादा होगा। इट इंडिकेट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन बियॉन्ड द यूट्रस, यानी कि इतना अगर कुछ हो रहा है ये आपको बताने का काम करता है कि इन्फेक्शन हो गया है और यूट्रस को अब ये इन्फेक्शन धीरे धीरे क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा एग्जामिनेशन तो एब्डोमिनल टेंडरनेस, जब आप एग्जामिनेशन करेंगे तो एब्डोमेन को जब आप एग्जामिन करेंगे तो भारी भारी जो है टेंडरनेस, मतलब कि आप जब टच करेंगे ना तो वहां से दर्द होगा। टेंडरनेस मतलब होता है पेनफुल टू टच, जैसे जैसे आप टच करेंगे तो वैसे वैसे क्या होगा, वहां पेन होगा, और साथ साथ जो है आपका इसके अलावा जो है टेंडरनेस होगा, गार्डनिंग होगा, रिजिडिटी होगा, भारी भारी सा लगेगा, मतलब कि हार्ड सा लगेगा। इंटरनल एग्जामिनेशन जैसे ही करेंगे तो पता चलेगा कि जो है वहां से वेजाइना से प्रूवेंट, ऑफेंसिव मतलब बहुत खराब, प्रूवेंट मतलब बहुत पस जैसा है, डिस्चार्ज होगा और वो बहुत ज्यादा गंध करेगा। टेंडर यूट्रस यूजुअली विद द पेटुलस ओएस और बॉगी फील, यानी कि अगर आपने यूट्रस को जैसे ही आपने चूज आप उसको टच करेंगे तो आपको बॉगी मिलेगा, यानी सॉफ्ट यूट्रस आपको जो है देखने के लिए मिलेगा। सॉफ्ट सर्विक्स विथ ओपन इंटरनल, और जो है सर्विक्स जो होगा वो सॉफ्ट होगा और इंटरनल ओएस पूरी तरह से क्या होगी, खुला होगा। उसके बाद देखिएगा इन्वेस्टिगेशन के तौर पर आप क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन के तौर पर आप क्या कर सकते हैं, आप सीबीसी कर सकते हैं। इन्फेक्शन है तो उसके लिए सीबीसी आपको करना जरूर पड़ेगा। उसके अलावा यूरिया, क्रिएटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट, ये सबका आपको क्या करना होगा, जांच करना होगा, क्योंकि इन्फेक्शन है तो आगे की ओर प्रोसीड हो सकता है, किडनी तक जा सकता है, इसलिए ये सबको आपको जांच करना जरूरी होगा। हाई वेजाइनल स्वेब लेंगे, यानी कि जो वेजाइना से जो डिस्चार्ज हो रहा है उस डिस्चार्ज को लेंगे। ब्लड कल्चर करेंगे, क्योंकि सेप्टिसीमिया होने का चांसेस ज्यादा होता है। सेप्टिसीमिया मतलब क्या होता है, इन्फेक्शन इन द ब्लड,
इन्फेक्शन इन द ब्लड, ब्लड में इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होता है, इसलिए ब्लड कल्चर आपको करना जरूरी है। इसके साथ साथ कैलरी का इमेजिंग करेंगे जिससे पता चले कि कंजप्शन प्रोडक्ट का कंडीशन कैसा है, कहां तक है। उसके बाद एक्सरे एब्डोमेन का करेंगे जो कि आपको बाउल के अंदर आप मान लीजिए कि कंजप्शन प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम करेंगे तो उस समय जो है बाउल एरिया में क्या हो सकता है, यहाँ पर इंजरी होने के चांसेस ज्यादा होता है, इसलिए उस बातों को ध्यान देंगे। इसके अलावा एक्सरे चेस्ट का करेंगे क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इस तरह का इंफेक्शन होने के चलते ये धीरे धीरे, क्योंकि सेप्टिसीमिया होने का मतलब कि ब्लड में इंफेक्शन होगा, अब ब्लड में इंफेक्शन होगा तो ब्लड के माध्यम से जो है लंग्स तक जाएगा, किडनी तक जाएगा, तो इसलिए जो है किडनी में आपको क्रिएटिनिन की गड़बड़ी हो सकती है, फिल्ट्रेशन में किसी प्रकार की दिक्कत हो सकती है, अगर लंग्स में जाता है रिस्पायरेशन के दौरान भी दिक्कत हो सकती है। तो ये सभी चीजें जो है इसमें आपको जो है देखने के लिए मिलेगा। आगे देखिएगा मैनेजमेंट क्या क्या करेंगे, क्योंकि ये इन्फेक्शन है तो हमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देना पड़ेगा, क्योंकि जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम स्ट्रेप्टोमाइसिन ना, ये सब सिप्रोफ्लॉक्सासिन ना, इस तरह का जो है देना पड़ेगा। यूट्रस जो है तो क्या करना, इवाकुएटेड करना पड़ेगा, साइक्लोस्पोरिन इस तरह के दवाओं में देना पड़ेगा। यूट्रस इज इवाकुएटेड, इवाकुएटेड मतलब यूट्रस को पूरी तरह से क्या करना है, खाली करना है। सीवियर केसेस में अगर है तो विगर आईवी फ्लूइड बहुत ज्यादा मात्रा में देना होगा, और कौन सा देना होगा, क्रिस्टोलाइड देना पड़ेगा। इसके अलावा ऑक्सीजन दो देना होगा नेजल कैनुला से, क्योंकि ब्लड में इंफेक्टेड है तो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, नाइट्रोजनस वेस्ट की मात्रा बढ़ सकती है। हमने बताया कि नाइट्रोजनस वेस्ट बढ़ने का चांसेस ज्यादा होता है, तो इसलिए ऑक्सीजन देंगे नेजल कैनुला। इसके बाद ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जैसे कि हमने बताया, कॉम्बिनेशन ऑफ एम्पिसिलिन दे सकते हैं, जेंटामाइसिन दे सकते हैं, मेट्रोनिडाजोल दे सकते हैं, ये सभी चीज दवाएं हम लोग चला सकते हैं। यूट्रस है उसको क्या करना होगा, 4 से 6 आवर में जो है क्या करना होगा, पूरी की कमिंग प्रोसेस के माध्यम से पूरी चीजों को क्या करना होगा, इवाकुएट करके बाहर की ओर निकालना होगा। देखिए ये तो आपका जो था सेप्टिक एबॉर्शन था। सेप्टिक एबॉर्शन क्या है आपको समझ में आ गया। सेप्टिक एबॉर्शन वो एबॉर्शन है जो कि आपको इन्फेक्शन के चलते आपको जो है देखने के लिए मिलता है, ठीक है। आज अब हम आगे पढ़ते हैं रिकरेंट एबॉर्शन, जिसको हम लोग हैबिचुअल एबॉर्शन भी बोलते हैं। अब ये नाम इसका हैबिचुअल एबॉर्शन पड़ा है, क्योंकि अगर बार बार हैबिट की तरह होता है तभी इसको हम लोग बोलेंगे हैबिचुअल। यानी कि वो एबॉर्शन जो 3 या 3 से ज्यादा बार लगातार कंसेक्यूटिव लगातार एबॉर्शन हो रहा है, यानी अभी प्रेगनेंसी हो एबॉर्ट हो गया, फिर अगली बार प्रेगनेंसी हो वो भी एबॉर्ट हो गया, अगली बार प्रेगनेंसी हो वो भी एबॉर्ट हो गया, अगली बार प्रेगनेंसी हो वो भी एबॉर्ट हो गया, यानी लगातार 3 या 3 से ज्यादा बार लगातार भी एबॉर्शन जो है आपको देखने के लिए मिलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हैबिचुअल एबॉर्शन बोले, और उसी को बोलते हैं रिकरेंट एबॉर्शन। अगर हम बात करें तो अगर रिकरेंट एबॉर्शन की बात है तो रिकरेंट एबॉर्शन कहिए या रिकरेंट मिसकैरेज कहिए, उसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ 3 और मोर कंसेक्यूटिव स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। यानी 3 या 3 से ज्यादा बार स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप एबॉर्शन हो जा रहा है, कंसेप्शन प्रोडक्ट अपने आप बाहर निकल जा रहा है, उसी को हम लोग रिकरेंट एबॉर्शन बोलते हैं। पूरे ओमेन में बात करें तो नियर अबाउट 1% केसेस ऐसा देखने के लिए मिलता है। पूरे अगर मान लीजिए पूरे 1000 ओमेन है जिसमें सिर्फ 1% लोगों में ऐसा देखने के लिए मिलता है। रिस्क जो है बहुत ज्यादा एबॉर्शन का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है लगातार अगर ऐसा होता है तो, मतलब 2 हुआ 3 हुआ तो रिस्क बढ़ जाता है, चौथा भी हो सकता है, अगर चौथा भी हुआ तो रिस्क है कि 5वां भी हो सकता है, ये सभी चीजें। इसके अलावा नो अंडरलाइन कॉज इज फाउंड फॉर 50% ऑफ रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, यानी कि 50% ऐसे कारण होते हैं, 50% ऐसा कारण होता है कि पता नहीं चल पाता है कि मेन एग्जैक्ट कारण क्या है। अगर एग्जैक्ट कारण पता चल पाता तो उस चीजों को रोकने का प्रयास करना पड़ता। अब इसमें होता क्या है कि लगातार अगर होता है कि इसका रीजन नहीं पता चल पाता है, इसके पीछे का ज्यादा रीजन यही हो सकता है कि इनकॉम्पिटेंस ऑफ यूट्रस या क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी ज्यादा आपको यह देखने के लिए मिलता है। तो आगे देखिएगा, अब हम बात करें ईटियोलॉजी क्या हो सकती है। तो शुरुआत में जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर आप एबॉर्शन को देखेंगे तो उसमें जेनेटिक फैक्टर होगा 3 से 5%, जैसे पेरेंटल क्रोमोसोम में किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटीज होगी तो होगा, यानी कि टर्नर सिंड्रोम हो सकता है, डाउन सिंड्रोम हो सकता है, ये सब देखने के लिए मिलता है। द मोस्ट कॉमन एबनॉर्मलिटी इज बैलेंस्ड इन द ट्रांसलोकेशन, यानी कोई क्रोमोसोम का ट्रांसलोकेशन हो गया, एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम के स्थान पर या उसके स्थान पर जाकर के क्या हो चुका है, बैठ चुका है ना, एक्सचेंज हो चुका है, या एक दूसरे स्थान पर जाकर के वो ज्वाइंट हो गया है। इसके अलावा दिस लीड्स टू अनबैलेंस्ड ट्रांसलोकेशन इन द फीटस, यानी इसमें क्या होता है कि जो आपको जो क्रोमोसोम जाकर के बैलेंस हुआ वो मतलब जो बैलेंस अनबैलेंस्ड हो गया, मतलब मान लीजिए 7 नंबर वाला जाकर के 14 नंबर पर बैठ गया, तो 7 नंबर 14 नंबर पर बैठना नहीं चाहिए था, ठीक है, तो जाकर के गलती से बैठ गया, तो ये अनबैलेंस्ड वे में हो गया, तो ये भी आपको करने का चांस हो सकता है। कॉजिंग अर्ली मिसकैरेज और लाइव बर्थ
या अगर कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, अगर मान लीजिए कि एबॉर्शन नहीं भी होता, अगर एबॉर्शन नहीं भी हुआ तो हो सकता है कि बेबी जब होगा ना वो कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी वाला हो सकता है, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन वाला हो सकता है। रिस्क जो है मिसकैरेज का कपल्स में बैलेंस ट्रांसलोकेशन जो होता है उसमें 25% ज्यादा लोगों में देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा जो है ये जो मोस्ट कॉमनली जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको जो है देखने के लिए मिलता है। सबसे ज्यादा क्रोमोसोमल एनॉमली जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको एबॉर्शन होने का चांसेस होता है, भले ही कोई नहीं हो रिकरेंट एबॉर्शन। आगे एंडोक्राइनल हो सकता है मेटाबॉलिज्म, जैसे पुअर कंट्रोल डायबिटीज जिस पेशेंट कहने का मतलब फीमेल को डायबिटीज की प्रॉब्लम है उसमें भी उनको एबॉर्शन होने की चांसेस होता है। और कौन सा एबॉर्शन? रिकरेंट एबॉर्शन। तो क्या थायराइड की प्रॉब्लम अगर आपको जो देखने के लिए मिलता है ऑटो एंटीबॉडी, यानी अपना ही एंटीबॉडी को क्या करेगा? डिस्ट्रॉय करेगा। ल्यूटियल फेज डिफेक्ट LH हार्मोन के डिफेक्ट के चलते भी आपको जो देखने के लिए मिलता है। और बहुत ज्यादा में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ रहा है तो आपको पीसीओएस मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम करने का चांसेस ज्यादा होता है। अगर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम अगर ज्यादा होता है तो उस कंडीशन में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि रिकरेंट एबॉर्शन देखने के लिए मिल सकता है, या प्रेगनेंसी इनफर्टिलिटी भी देखने के लिए मिल सकता है। इसके अलावा इन्फेक्शन की बात करें, इन्फेक्शन जो है जेनिटल ट्रैक्ट में हुआ है तो उसके भी चलते हो सकते हैं। ये ट्रांसप्लांटेंटल फीटल इन्फेक्शन हो सकता है कि बच्चे प्लेसेंटा के माध्यम से कुछ इन्फेक्शन, जैसे टॉर्च का इन्फेक्शन हुआ तो बच्चे को से पास होते हुए प्लेसेंटा के पास होते हुए बच्चे तक जाएगा और बच्चे को क्या कर सकता है? पूरी तरह से डैमेज कर सकता है। सिफिलिस हो सकता है, टॉर्च इन्फेक्शन ये भी आता है। इनहेरिटेड थ्रोम्बोफिलिया, इनहेरिटेड थ्रोम्बोफिलिया मतलब ब्लड की क्लॉटिंग की प्रॉब्लम है। थ्रोम्बोफिलिया मतलब थ्रोम्बस का बहुत ज्यादा फॉर्मेशन हो रहा है, ब्लड का क्लॉट बहुत ज्यादा हो रहा है। और साथ इनहेरिटेड मतलब माता पिता अपने पूर्वज से देखने के लिए मिल रहा है। जो प्रोटीन सी डेफिशिएंसी हो तब पर भी होता है, प्रोटीन एस डेफिशिएंसी के भी चलते होता है, फैक्टर 5 जो है इसके भी चलते होता है। लेडेन म्यूटेशन, म्यूटेशन मतलब सडन चेंज इन द जीन, जीन में अगर सडनली चेंज हो जाता है ना उसके चलते भी देखने के लिए मिल सकता है। प्रोथ्रोम्बिन जीन म्यूटेशन, यानी प्रोथ्रोम्बिन मतलब क्या होता है कि जो क्लोटिंग फैक्टर्स है ना उसमें किसी प्रकार का गड़बड़ी हो जाने के कारण आपको देखने के लिए मिलता है। आगे इम्यूनोलॉजिकल कॉज में ऑटो इम्यूनिटी हो गया। ऑटो इम्यूनिटी मतलब एंटी फास्फोराइड एंटीबॉडी बना हुआ सिंड्रोम है, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में फास्फोलिपिड एंटीबॉडी का मतलब बहुत ज्यादा बना है 15%, उसमें आपको देखने को मिल सकता है। एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडी प्रेजेंट इन द मदर प्रोड्यूस एडवर्स फीटल आउटकम, मतलब अगर ये एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडी अगर माता में प्रेजेंट है तो निश्चित है कि बच्चे की एडवर्स इफेक्ट करेगा और वही क्या कर सकता है? मिसकैरेज कर सकता है। डायग्नोसिस अगर आप करवा रहे हैं तब पर भी आपको जो है देखने के लिए मिलता है प्रेजेंस ऑफ ल्यूपस एंटीकोगुलेंट, IgG, IgM, एंटी कार्डियोपिन एंटीबॉडी, इसके भी चलते आपको जो है देखने के लिए मिल सकता है। उतना महत्वपूर्ण ये सब नहीं है। आगे इम्यून फैक्टर्स होते हैं जिसमें आपको पेरेंटल एंटीजन के चलते आपको जो है बच्चे तक जाते हैं और बच्चे को क्या करते हैं? अबॉर्ट करा देते हैं। इसके अलावा जो है एंटीबॉडी जो है माता का जो एंटीबॉडी है बच्चे के लिए अच्छे से फेवर नहीं कर पा रही, माता के एंटीबॉडी बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही, जिसके चलते भी इस तरह का जो है एबॉर्शन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, आगे देखिए सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या है? मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ओवरऑल एक कहे ना क्रोमोसोमल एनोमली होता है एबॉर्शन कराने का, मिसकैरेज कराने का। सेकेंड ट्राइमेस्टर में है एनाटॉमिकल डिफेक्ट होता है। एनाटॉमिकल डिफेक्ट मतलब क्या है? एनाटॉमिकल डिफेक्ट मतलब क्या हुआ कि जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं यूट्रस का इसमें किसी प्रकार का दिक्कत है, यानी एसेप्टिक यूट्रस हो सकता है, सेप्टेड मतलब बीच में सेप्टम हो गया है, बाइकर्वेट यूट्रस हो सकता है, यानी कि उसके अलावा जो एडेशन में किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा, तो ये सब जो है आपको जो है देखने के लिए मिल सकता है। यानी एनाटॉमिकल एब्नॉर्मलिटी जैसे रेस्पॉन्सिबल फॉर 10 से 15% रिकरेंट एबॉर्शन कराने का 10 से 15% चांसेस क्या होता है? एनाटॉमिकल एब्नॉर्मलिटी होता है। कारण इसका होता है कंजेनाइटल होता है, जन्म से ही हो सकता है, माता में जन्म से ही वो प्रॉब्लम है। जैसे कि मुलेरियन डक्ट, मुलेरियन डक्ट मतलब क्या होता है? जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है रिप्रोडक्टिव, ये फीमेल में बनाने का काम करता है। मेल में जो होता है वारपेरियन डक्ट होता है। वारपेरियन डक्ट जो होता है जो मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाने का काम करता है, वो कौन? वारपेरियन डक्ट। लेकिन यहाँ पर मुलेरियन डक्ट होता है वो फीमेल को बनाने का काम करती है। तो किसी प्रकार का मुलेरियन डक्ट में गड़बड़ी है तो इसमें जो है यूनिकॉर्नुएट हो गया, यूनिकॉर्नुएट मतलब कॉर्नुला हुए हैं, बाइकॉर्नुएट कॉर्नुला 2 हो गया है, सेप्टिक और डबल यूट्रस, यानी कभी कभी यूट्रस के बीच में सेप्टम हो गया है, या डबल यूट्रस मतलब 2 यूट्रस बन गया है, ये भी इसके पीछे का कारण हो सकता है। एक्वायर्ड भी हो सकता है, यानी कि जन्म से ही मतलब जब जन्म उनका हुआ होगा तब से ये प्रॉब्लम हो सकता है, या जन्म होने के बाद हो सकता है। ये क्या होगा? इंट्रा यूट्राइन एडेशन हो गया, यानी इंट्रा यूट्राइन मतलब यूट्रस के अंदर ही क्या हो चुका है? 2 पार्ट आपस में चिपक गया है, इसके भी चलते हो सकता है। एडेशन मतलब चिपकना। यूट्राइन फाइब्रॉइड, यूट्रस के अंदर फाइब्रस टिश्यू का एक्यूमुलेशन हो गया है, और या इसके अलावा इंडोमेट्रियोसिस, यानी कि इंडोमेट्रियम अपनी जगह पर ना होकर के कहीं और जो है क्या हो चुका है?
शिफ्ट हो गया है, जिसके चलते भी देखने के लिए मिल सकता है। सर्वाइकल इनकम्पिटेंस मतलब क्या होता है, जो सर्विक्स है वो पूरे अच्छे से क्या नहीं है, क्लोज नहीं है, यानी आधा अधूरा वो खुला हुआ है, इसके भी चलते आपको जो है देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा अगर बात करें ये, इसके अलावा बात करें कि यूट्राइन कारण हो सकता है, जैसे मुलरियन फ्यूजन में किसी प्रकार का दिक्कत अभी जस्ट बता रहे थे, डबल यूट्रस हो चुका है, सेपरेट यूटर बाइकर्वेट यूट्रस हो सकता है, ये 12% पूरे केसेस में जो है रिकरेंट अबॉर्शन करने का कारण हो सकता है। इसके अलावा अगर बात करें कि इम्प्लांटेशन जो होता है सेप्टम लेड टू डिफेक्टिव प्लेसेंटेशन, यानी कि प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन ही गड़बड़ हुआ है, तो बच्चे तक ब्लड का सप्लाई नहीं कर पाएगा, और जब बच्चे तक ब्लड का सप्लाई नहीं कर पाएगा तो बच्चे को क्या नहीं मिल पाएगा, मतलब जो फिटस है या जो तो कंसेप्टेंट प्रोडक्ट है तो उसको कुछ नहीं मिल पाएगा ब्लड का फ्लो, और जब नहीं मिल पाएगा तो अपने जन्म को छोड़कर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसके अलावा असरमन सिंड्रोम होता है, ये सबसे ज्यादा एडेशन करने का काम करता है जनरली जो है, अगर अर्ली जो होता है कंडीशन में आपको जो है देखने के लिए मिलता है। इसके बाद ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड जो आप करते हैं तो उसके भी चलते आपको इसको आप पता कैसे कर सकते हैं भाई, तो पता करने का काम ये है कि ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड आप करिए, टीवीएस आप करते हैं, टीवीयू टीवीएस करते हैं, सोनोग्राफी करते हैं, तो ये भी हो सकता है। हिस्ट्रोस्कोपिक रिसेक्शन फॉर सेप्टम और डिवीजन ऑफ द एडेशन ऑफ द ऑस्मोलेंस, ये तो ठीक है। उसके बाद जो है सब म्यूकस फेब्रॉइड मैनेज बाय द, अगर मान लीजिए कि क्या, अगर मान लीजिए किसी को अगर आप यूएसजी कराए और यूएसजी में पता चला कि सब म्यूकस फेब्रॉइड बनी हुई है, जब सब म्यूकस फेब्रॉइड बनी हुई है तो उसको हम लोग मायोएक्टोमी के माध्यम से करें, मतलब जो मायोमेट्रियम होता है उस मायोमेट्रियम को क्या कर सकते हैं, रिमूव करके क्या कर सकते हैं, इसको आप बता सकते हैं और अच्छे से रिपेयर करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें, अब यहां आप देख लीजिए, आगे देखिएगा, हाँ देखिए ये जो है आपका सेप्टेट यूट्रस है। सेप्टेट यूट्रस मतलब देखिए यहाँ पर बीच में सेप्टम आ गया है, यानी देखिए ये बीच में आपको देख रहा है, दो यूट्रस नहीं है, दो यूट्रस अगर होगा तो ये हो जाएगा। देखिए डबल यूट्रस ऐसा होता है, एक यूट्रस पूरा इधर से हो गया और एक यूट्रस इधर से हो गया, तो इसको डबल यूट्रस बोलते हैं। लेकिन सेप्टेट यूट्रस मतलब क्या है, बीच में एक सेप्टम डेवलप हो गया, देख रहे हैं ना, बीच में क्या हो गया, एक सेप्टम डेवलप हो गया, यानी यूट्रस तो एक ही है लेकिन बीच में क्या हो गया, एक बाउंड्री आ गई है, जिसके चलते यूट्रस जो दो भागों में देखने के लिए मिल रही है। और यहाँ जो है कि शुरू से ही आपको दिख रहा है कि इधर यूट्रस है और एक इधर यूट्रस है, इसलिए दोनों दिख रहा है। आगे देखिए, जब आप इसको हिस्टोसल्फिनियोग्राफी करेंगे बाइकर्वेट यूट्रस का तो इस तरह दिखेगा, एक एकदम सेम इसी में आप जो हिस्टोसल्फिनियोग्राफी करते हैं तो इस तरह का आपको दिखेगा, अगर जो है बाइकर्वेट यूट्रस है तब। आगे देखिए, आगे देखिए, अब जो है इसके अगर बात करें इसके मेन कारण आपको होने का कारण क्या होगा, सर्वाइकल इनसफिशियंसी। सर्वाइकल इनसफिशियंसी मतलब होता है कि सर्विक्स ही अच्छे से नहीं है, यानी सर्विक्स का मुंह ही खुला हुआ है, यानी अगर हम बात करें पहले सर्वाइकल डायलेटेशन विद बैलूनिंग ऑफ द एमनियोटिक सैक इनटू वेजाइना फॉलोड बाय रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन एंड एक्सपल्शन इन द कीटन। अब क्या होता है, सर्वाइकल इनसफिशियंसी अगर है यानी इनकम्पिटेंस है, यानी सर्विक्स का मुंह अच्छे से खुला हुआ नहीं है, पूरा अच्छे से खुला हुआ तो बहुत ज्यादा खुल गया है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो पेलेस सर्वाइकल डायलेटेशन होगा, पेलेस मतलब दर्द वगैरह नहीं करेगा, सर्विस का डायलेटेशन हो जाएगा और डायलेटेशन के साथ साथ जो है जो सेक है ना एम्ब्रियोनिक का, वो क्या हो जाएगा, रप्चर होगा, एम्ब्रियोनिक रूट क्या हो सकता है, बाहर हो सकता है। तो ये जनरली जो है 16 से 24% मामले में आपको सर्वाइकल इनसफिशिएंसी आपको जो देखने के लिए मिल सकता है, सर्विक्स वाला कारण, यानी कि हाँ, इसलिए क्या किया जाता है कि जिनको सर्वाइकल इनकम्पिटेंस सर्कुलेज प्रोसीजर कराया जाता है। सर्कुलेज मतलब क्या होता है, दो तरह का होता है, एक होता है मैकडोनाल्ड सर्कुलेज होता है और एक होता है सुयोडकर सर्कुलेज होता है। मैकडोनाल्ड होता है क्या कि अब उसमें करते हैं कि आप देखे होंगे कि पहले दादी माँ यूज करती थी, वो लोग पहले वो क्या बोलते हैं, ये यूज करती थी, पोटली यूज करती थी। आप देखे होंगे अंदर क्या करते थे, एक बांध दिया जाता है, उसको घिस देती थी तो उसका मुंह बंद हो जाता था। जब उसका मुंह, तो वैसे ही क्या किया जाता है कि इंटरनल मतलब बाहर से एक क्या किया जाता है कि वैसे ही जो है करके उस जो सर्विक्स जो होता है उसके मुंह को क्या कर देता है, वो होता है इसको बंद कम कर देना होता है, तो इसको बोलते हैं डोनाल्ड फिटरिंग बोलते हैं या सर्कुलेज बोलते हैं। उसके बाद एक होता है सुडोडकर। सुडोडकर क्या होता है, मॉडिफाई होता है, जो कि इंडिया के ही एक साइंटिस्ट ने उन्होंने दिया था, तो उन्होंने क्या किया कि इसको इमरजेंसी में रखा, ये इमरजेंसी सर्कुलेज के तौर पर रखा, और इसमें क्या किया गया कि उसी प्रकार इसमें भी थ्रेड लगाया गया, लेकिन ये इंटरनल वेस में लगाया गया, मतलब कि जो मैकडोनाल्ड है एक्सटर्नल वेस में लगाया गया और इसको हम कहां क्या है, इंटरनल वेस में लगाया गया, जिससे कि क्या होगा, अंदर का कंजम्पशन प्रोडक्ट क्या होना होगा, बाहर ना निकल जाए।
ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये हम लगाते हैं तो अपने आप जो है कंसिस्टेंट प्रोडक्ट बाहर देखने के लिए नहीं मिलता है। जनरली आप 14 से 16 वीक या नियर अबाउट 20 वीक तक हम क्या करते हैं, सर्विस प्रोसीजर कर देते हैं और डिलीवरी से 2 सप्ताह पहले हम उसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक ना। ये चीजें देखने के लिए मिलता है। आगे देखिएगा, इसके ये सब कारण आप देख रहे थे। ओवरऑल आपने देखा क्या क्या इटियोलॉजी में, डेवलपमेंटल वीकनेस ऑफ सर्विस देखा, अल्ट्रा नेबुलर एक्वायर्ड जो है, एक्वायर्ड मतलब होता है कुछ एटोजेनिक भी होता है, इसके अलावा कुछ एटियोलॉजी था और आगे की इटियोलॉजी आप पढ़े, कुछ इसके अलावा भी था। इसमें डायलेटेशन आप क्यूरेज ऑपरेशन करते हैं उसके कारण भी हो सकता है, इंड्यूस्ड एबॉर्शन भी हो सकता है, इसका वेजाइनल ऑपरेशन ये सब हो सकता है, या सर्विक्स में किसी प्रकार का बायोप्सी ले रहे हैं, या मल्टीपल गेस्टेशन है, यानी कि एक बार में 2 3 4 बच्चे, 2 बच्चे हैं 3 बार में है, या पहले हिस्ट्री है प्रीटर्म का, ये भी पीछे का इसके कारण हो सकता है। ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं। डायग्नोसिस करने का रीजन यही होता है कि आपको जो है रिपीटेड माइल्ड मिड ट्राइमेस्टर में आपको क्या होता है, सर्वाइकल डायलेटेशन होता है, और इसके साथ साथ लिकर एनिनाई क्या होती है, बाहर आपको जो है देखने के लिए मिलती है। तो आपको क्या होता है कि आप उसको हम लोग देखते हैं कि ऐसा कभी बीच में ऐसा कभी तो नहीं हुआ था ना, यानी कहने का मतलब क्या है कि सर्विस का डायलेटेशन कब हुआ, और ऐसा तो नहीं ना कि बीच में प्रेगनेंसी के बीच में ही बहुत ज्यादा मात्रा में डिस्चार्जेस जो है देखने के लिए मिल रहा है, बिना बिना दर्द के ही डिस्चार्जेस देखने के लिए मिल रहा है। ये सभी हिस्ट्री के तौर पर क्या करेंगे, पूछेंगे। इंटरनल एग्जामिनेशन करेंगे जिसमें कि इंट्रा कंसेप्चुअल पीरियड में हम लोग देखेंगे कि आपको 6 से 8 हेगार डायलेटर के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि कम से कम जो है 6 से 8 जो है हेगार डायलेटर, एक डायलेटर का नाम होता है जो सर्विस को डायलेट करने का काम करता है, तो उसमें 6 नंबर और 8 नंबर हेगार डायलेटर का यूज हम लोग करेंगे इंटरनल ओएस के लिए, बिना किसी रेसिस्टेंस और पेन। हम लोग देखेंगे उसको क्या करने के, डायलेट करने के लिए कि अगर उसको हम लगा रहे हैं तो किसी प्रकार का डायलेटेशन हो रहा है कि नहीं, या किसी प्रकार रेसिस्टेंट मिल रहा है कि नहीं। इसके अलावा जो है हिस्टोसल्फिनोग्राफी के माध्यम से भी हम लोग इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। आगे देखेंगे, अब प्रेगनेंसी के दौरान हम लोग डिजिटल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे, सर्वाइकल जो है ब्लीडिंग हो रही है क्या, या शॉर्टनिंग एंड डायलेटेशन हो रही है। कभी कभी क्या होता है ना कि जो प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि जो सर्विक्स होता है, सर्विक्स क्या होता है छोटा, जैसे 2.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, अब क्या होता है 2.5 सेंटीमीटर से जब सर्विक्स कम छोटा हो जाता है ना, छोटा होता है, तब उस कंडीशन में रिग्रेंट एबॉर्शन होने का बहुत चांसेस होता है। तो इसलिए जब जैसे ही सर्विक्स छोटा होना शुरू होता है तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि इसको आप क्या कराइए, मैकडोनाल्ड सर्जरी करा दीजिए, या आप सर्कुलेज प्रक्रिया कराएं। सर्कुलेज मतलब होता है कि इसको क्या करना, पूरी तरह से क्लोज कर दीजिए। इसका सोनोग्राफी कराते हैं, इमेजिंग कराते हैं, जिसमें ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी आप करा सकते हैं, और जहां पर अगर 25 ml से कम अगर दिखता है तो उसको हम लोग कहेंगे कि शॉर्ट सर्विक्स है। अगर जो है फनल शेप अगर देखने के लिए मिलता है और उसके जो 1 सेंटीमीटर से ऊपर होता है तो हम लोग कहेंगे कि वो फनल शेप, फनिंग शेप है। हम सिंपल बात करें, ध्यान दीजिएगा, अलग अलग रहे होता है। अगर बात करिए ये सर्विक्स है, सीधा है तो उसको बोलेंगे टी शेप है, तब वो दिक्कत है। सर्विक्स को सीधा नहीं होना चाहिए था, उसके ओपनिंग को अगर सीधा हो रहा है तो उसको टी शेप बोलेंगे, ठीक है। अगर इस तरह का है इसको वाई शेप बोलेंगे, इसको वाई शेप सर्विस बोलेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसे है तो इसको यूज शेप सर्विस बोलेंगे। समझ में आया? ये अलग अलग सर्विस का आकार हो सकता है जो कि आपको रिकरेंट ऑबर्सन कराने का कारण बन सकता है, ठीक है। ये सभी चीज आगे देखिए। अब हम मैनेजमेंट की बात करें। अब मैनेजमेंट के तौर पर हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कुलेज प्रोसीजर करते हैं। जस्ट हमने बताया क्या करते हैं, सर्कुलेज प्रोसीजर, यानी मैकडोनाल्ड और सुडोरकर सर्कुलेज करते हैं। यूजुअली आपको 12 से 14 वीक में इसको करवाया जाता है, जस्ट अभी बताया। और जो प्रोसीजर जो है ये जो है जनरली जो है इसमें नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर या एब्जॉर्बेबल सूचर कुछ भी होता है। जनरली नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर का हम लोग क्या करते हैं, टेप का यूज करते हैं, और जो है सर्विस के चारों तरफ, इंटरनल के चारों तरफ क्या करते हैं, उसको मान लीजिए इंटरनल से एक्सटर्नल है, एक में इंटरनल के चारों तरफ इसको क्या करते हैं, सुचरिंग करते हैं। उसके बाद उसके मुंह को बंद कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मैकडोनाल्ड सुचरिंग। अगर नीचे सर्कुलेट कर रहे हैं यानी इंटरनल पर कर रहे हैं तो नीचे आपको क्या करते हैं, इसको सुचरिंग करके उसको बांध देते हैं, तो जिससे कि क्या नहीं हो पाता, अंदर की कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट बाहर नहीं देखने के लिए मिलता है। उसके बाद देखिए, अब देखिए नॉर्मल, देखिए अब क्या है, ये जो है आपको नॉर्मल कंप्यूटेंट सर्विस है, ये जो नॉर्मल कंप्यूटेंट सर्विस है, और ये इनकम्पिटेंट सर्विस है। देखिए अब देखिए ये सर्विस से आकार देखिए ऐसा है, ये नॉर्मल है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ देखिए ये एबनॉर्मल करते हैं, यानी ये अगर मान लीजिए 2.5 सेंटीमीटर का होगा तो ये 2.5 सेंटीमीटर से तो कम ही होगा ना, तो करने के ये नॉर्मल कंप्यूटेंस है, यानी कि जितना होना चाहिए वो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरह का अगर देखने के लिए सर्विस, इसको बोलते हैं इनकम्पिटेंट सर्विस बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए,
अभी कंपिटेंसी रिस्टोर आपको, अब जैसे ही आपने हमने क्या बताया सर्कुलेट प्रोसीजर करेंगे, तो ये देख रहे हैं ना सर्कुलेट प्रोसीजर किया गया है। देखिए अलग अलग ट्रांस एब्डोमिनल सर्कुलेट भी करते हैं। उसके अलावा ट्रांस एब्डोमिनल मतलब कि जो एब्डोमिनल कैविटी होता है ना, उसके ही रास्ते क्या करते हैं, ओपनिंग बना करके, उसको ओपनिंग बना करके, ओपनिंग बनाने के बाद क्या करते हैं कि जो थ्रेड होता है, थ्रेड को अंदर डाल करके उसको क्या करते हैं, मुंह को पूरी तरह से बंद कर देते हैं, बांध देते हैं। तो वो भी हो सकता है। मैकडोनाल्ड भी हमने बताया, सुडोरकर भी बताया। सुडोरकर भी क्या होता है, वो जो है आपका इस तरह का चीजें देखने। अब देखिएगा इस तरह का चीजें। अब कंट्राइंडिकेशन, इंट्राइटल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होता है अगर ऑपरेशन करते हैं तो। रप्चर्ड मेम्ब्रेन होने के चांसेस ज्यादा होता है। वेजाइनल ब्लीडिंग होने के चांसेस ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होगा, इरिटेबिलिटी होगा। और सर्विक्स की डायलेटेशन जो 4 सेंटीमीटर से आपको ज्यादा आपको देखने के लिए मिल सकती है। और जब ज्यादा मिलेगी तो निश्चित है कि क्या आपको करना पड़ेगा, अब ये रिकरेंट अबॉर्शन होने के चांसेस बढ़ सकता है। दो मेन मेथड्स होते हैं, हमने अभी बताया, मैकडोनाल्ड मेथड होता है और एक मॉडिफाइड सिडोनिका मेथड होता है। दोनों बताए सक्सेसिव रेट आपको 80 से 90% ये दोनों ऑपरेशन करते हैं, तो इस ऑपरेशन से हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, मतलब इस तरह के रिकरेंट अबॉर्शन को बचा सकते हैं। अब देखिएगा ठीक है, आपको जो है सर्कुलेट आपने जस्ट बताया कि ये तरह का करते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी में अगर जो है 100 इंडेड सर्विस हो, ये या फाउल अल्ट्रासाउंड से पता चलेगा कि स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हो रहा है, तभी हम सर्कुलेट करेंगे। बिना अपने मन से सर्कुलेट प्रोसीजर नहीं करना होगा। एग्जामिनेशन जैसे ही करेंगे तो सर्कुलेट पता चलेगा, क्या होगा कि सर्विक्स जो है बहुत ज्यादा मात्रा में डायलेटेड होगा, तभी हम सर्कुलेट प्रोसीजर करेंगे। और साथ साथ में जो इमरजेंसी सर्कुलेट के तौर पर हम लोग करते हैं मॉडिफाइड सोलोटर मेथड को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इमरजेंसी सर्कुलेट के नाम से जानते हैं, उस समय हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए मैकडोनाल्ड ऑपरेशन हमने जस्ट बताया था, लीजिएगा कि जनरली नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर का यूज करते हैं, जिसका हम लोग मैक्सिलिन और सूचर का नाम होता है, क्या होता है, मैक्सिलिन सूचर का नाम होता है, उसका यूज कर सकते हैं। उसको हम लोग क्या करते हैं, इस तरह का जो होता है नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर होता है। और ये जो सबसे ज्यादा हम लोग इसको कहां लगाते हैं, इंटरनल ओएस के पास में लगाते हैं ना। इसके बाद अगर बात करें कि जो इंटरनल ओएस के लेवल में लगाते हैं, ये जो सूचर जो होता है ये जनरली जो है, मान लीजिए ये सर्विक्स हो गया तो एंटीरियर वाला, देखिए इस तरह का सर्विक्स हो तो एंटीरियर वाला से शुरू करते हैं और इस तरह सर्कुलेट 4 से 5 सर्कुलेट लगाते, इंसिजन लगाते पीछे की ओर जाते हैं, फिर ये पूरा आएगा। और जनरली क्या करते हैं, जैसे ही वो आगे मतलब लगाते आगे गए, उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट होता है उसको जो खींच कर क्या करते हैं, थोड़ा सा बांध देते हैं, तो क्या होता है कि जो सर्विस है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। उसके अलावा अगर बात करें तो यही हम लोग यहाँ पर कहा जाता है कि सर्जरी का स्टार्ट होता है इंटीरियर वाल ऑफ द सर्विक्स, अभी जस्ट बताया टेकिंग सर्कुलेटरी पैड, यानी 4 से 5 साइड में क्या करना होता है, मतलब जो आप उसमें सूचर्स लगाते हैं तो 4 से 5 साइड में लगाते हैं और कैरी डाउन द लेटरल एंड पोस्टीरियर वॉल बैक टू द इंटीरियर वॉल है, वी आर टू एंड्स ऑफ द सूचर आर साइड, यानी कि आगे से लेकर के पीछे तक जाएंगे और दोनों सूचर्स को आपस में क्या कर देंगे, बांध देंगे। और कॉमनली जो है आज के समय में सबसे ज्यादा यूज में लाया जाता है मैकडोनाल्ड ऑपरेशन या मैकडोनाल्ड सूचरिंग लिया जाता है। आगे देखिए, देखिए यहां देख लीजिएगा, आपको यहां दिखने के लिए मिलेगा, यहां क्या किया गया, देखिए यहां से स्टार्ट किया गया, देखिए यहां जो है, यहां से ये इंटीरियर वाला पार्ट है, अब ये इंटीरियर वाला पार्ट से स्टार्ट किया गया, देखिए ये जो है यहां सूचर किया गया, करते 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 दिख रहे हैं ना कैसे किया गया, और यहां लाया गया, और जैसे ही वो लाया गया, लाने के बाद दोनों को क्या कर दिया गया, बांध दिया गया, फिर बाद में क्या किया जाएगा, बांध दिया जाएगा। आगे देखिए, ये जो है आपका मॉडिफाइड सिरोडिकल सूचर होता है, सर्कुलेट होता है, इसमें भी ट्रांस इंसिजन को हम लोग बनाते हैं, यानी कि इंटरनल ओएस, इसको भी क्या करते हैं, एकदम अंदर इंटरनल ओएस के पास जैसे अभी बना था ना वैसे ही इसको भी करते हैं। इसमें जो भी आप नॉन ऑब्जर्वेबल सूचर का यूज करते हैं, जिसको मार्सिलिन टेप के नाम से जानते हैं, इसको यूज करते हैं। इसमें जनरली ये होता है कि अंदर करते हैं ना, एकदम मतलब यूट्रस के बगल में इसको करते हैं, ये बाहर वाला करते थे उसमें, और उसमें जो है यूट्रस के बगल में करते हैं, तो इसलिए वहां पर सब म्यूकोजल लेयर डैमेज होने का चांसेस ज्यादा होता है। और थोड़ा सा जो है कर्व बॉडी नीडल का हम लोग यहाँ यूज करते हैं, और पोस्टेरियरली कहने का मतलब क्या है, जब हम इसको यूज करते हैं ना तो मसल डैमेज होने का ज्यादा चांस होता है, और हर लोग इसको नहीं कर सकते हैं। इसको करने के लिए जो है थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। देखिए मैकडोनाल्ड वाला तो बाहर से करना आपको कर देंगे, लेकिन जब अगर ये सुडोरकर वाला होता है थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि अंदर करना होता है ना, तो वहां पर जो डैमेज होने का चांसेस ज्यादा होता है। जब भी ये करते हैं तो कहते हैं कि माता कहते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर खाली करना है, पेशाब उठा करके आना है, ऐसे नहीं होना है। उसके बाद जो इसमें जो है, इसमें भी टेप का हम लोग को पीछे की ओर लगा करके एक नोट बांध देते हैं, गांठ बांध देते हैं, और एंटीरियर इंसिजन क्रोनिकल, और कभी कभी आगे जो है इसको जनरली हम लोग इसमें क्रोनिक कॉटगेट का भी हम लोग क्या करते हैं, क्रोनिक कॉटगेट का भी हम लोग क्या करते हैं, यूज ले सकते हैं। आगे
देखिए, ये देखिएगा, आगे से यहां देखिए एंटेरियर ये हुआ, ये पोस्टेरियर हुआ। वहां पर क्या किया गया था, एंटेरियर से लिया गया था, ये आपको पोस्टेरियर से लिया जा रहा है। मतलब ये आगे से, वो वाला आगे से लिया गया, मतलब ऊपर से ऐसे करके लगाते थे, और उनमें 4 से 5 ही नोट इंसीजन वाला वो होगा। इसमें जो देख रहे हैं कितना है, इस तरह का करते हैं। और साथ साथ में जो है वो जो है जिसको आगे से पीछे को लाते और पीछे ला करके दोनों को क्या नोट में बांध देते हैं। यानी पीछे की मतलब कि पेरेनियल एरिया इन द सेंस, कहने का मतलब एनल एरिया की तरफ जाएगा, और वो जो है विजाइनल एरिया एब्डोमिनल एरिया के पास तरफ जाएगा, उस ला करके इसको क्या करते हैं, बांध देते हैं। उसके बाद ट्रांस एब्डोमिनल सर्कुलेज भी होता है, इसमें बहुत कम आपको जो है देखने के लिए मिलता है, और सबसे ज्यादा ये फेलियर होने का चांसेस ज्यादा होता है। ये जो सर्कुलेज होता है ये स्टामस के ऊपर, स्टामस जो होता है स्टामस के ऊपर हम लोग उसका यूज करते हैं। जो सर्विक्स होता है, अब देखोगे बॉडी हुआ, स्टामस हुआ, तो ना उस एरिया में हम इसको करते हैं। और इसमें डिलीवरी जो है जनरली हम लोग सिजेरियन सेक्शन जो है जनरली जो है क्या करते हैं, सिजेरियन सेक्शन से हम लोग करवाते हैं। आगे ठीक है। अब जो है पोस्ट ऑपरेटिव होता है, अब उसको क्या करते हैं कि पेशेंट यहाँ मैनेजमेंट के तौर पर क्या करते हैं कि 2 से 3 दिन तक बेड रेस्ट लेने के लिए कहेंगे, प्रोजेस्टेरोन सप्लीमेंटेशन देखेंगे, वीकली आपको 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन कैप्रोट या 500 mg आईएम देंगे। पेशेंट को हम लोग सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। और जब रिमूवल ऑफ द स्टिचेस कैसे करेंगे, द स्टिचेस को हम लोग रिमूव जो है 37 वीक पे क्या कर देंगे, उसको हटा देंगे। और अगर लेबर बहुत पहले ही हो रहा है, अगर लग रहा है कि 36 वीक में हो रहा है, तब आपको क्या करना है, जब लेबर होने वाला होगा तो उसको हटा देंगे। उसके बाद जो है स्टिचेस जो होता है नोट कट इन टाइम। और कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने सर्वाइवल ईयर में अगर कहने का मतलब आपने ये हमने बताया 37 वीक में आपने उसको काटा नहीं, जो आपने जो बना कर रखे थे, सूचरिंग करके रखे, आपने समय पर नहीं काटा। अगर नहीं काटेंगे तो क्या होगा, प्रेशर के चलते उस सूचर को फाड़ते हुए बच्चा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए उसको मुंह को क्या करना होगा, 37 वीक यानी 2 सप्ताह पहले क्या कर देना, खोल देना होगा। आगे कॉम्प्लिकेशन के तौर पर क्या हो सकता है, स्लिपिंग और कटिंग थ्रू द सूचर, यानी क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन ये होगा कि नहीं काटते हैं तो क्या होगा, सूचर कट जाएगा, हट जाएगा पूरी। कोरियोइडाइटिस हो सकता है, कोरियल और एम्ब्रियल में क्या हो सकता है, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन हो सकता है, रप्चर हो सकता है मेम्ब्रेन, और साथ साथ में जो सर्वाइकल एस्केरिक डिस्ट्रोफिया और सिजेरियन डिलीवरी। अब इस कंडीशन में आपको क्या होगा, सब ले देकर आपको सिजेरियन सेक्शन करवानी पड़ सकती है। आगे अब जो है प्रोग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, जनरली 20 से 30% जो होता है इसको हम लोग इस तरह का रिकरेंट एबॉर्शन होता है, इसको आप जो है जनरली 20 से 30% जो है स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन जो है देखने के लिए मिल सकता है। तो सबसे बढ़िया चीज ये है कि समय पर थेरेपी लीजिए, समय पर सूचरिंग करा दीजिए, तब इसको आप क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। और ये जो बहुत ज्यादा जो है 70 से 80% ऐसा कंडीशन होता है कि जो सिजेरियन सेक्शन आप सर्कुलेट प्रोसीजर कराते हैं, उससे इस तरह की रिकरेंट एबॉर्शन को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा आपका क्या था, एबॉर्शन था। और हमें लगता है कि एबॉर्शन समझ में आ गया होगा। अगर कहीं डाउट, कहीं क्वेश्चंस होंगे तो आप